टर्की में अर्थक्वेक के कारण 8,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। WHO के हिसाब से ये नंबर 20,000 से ऊपर जा सकता है। टर्की की करेंसी लगातार गिर रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी और अब अर्थक्वेक के कारण इस पे बहुत ज्यादा असर होगा। इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट कर दिया है। उसमें 108 टन से ज्यादा मेडिकल और रेस्क्यू इक्विपमेंट है। इंडिया की टीम टर्की पहुंच के अपना ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज नहीं किया। वे लोग घूमकर टर्की गए हैं, जिसके कारण उन्हें 1 से 2 घंटे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का खुद का प्रोटोकॉल है कि वो लोग पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज नहीं करेंगे। टर्की के लोग भले ही एंटी इंडिया नैरेटिव को सपोर्ट करते आए हैं, पर इंडिया पॉलिटिक्स को साइड रख के उनकी हेल्प करने आ गया। और ग्रीन ये नंबर प्लेट्स आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन इंडिया में 8 टाइप की नंबर प्लेट्स हैं। ये बात शायद नहीं पता होगी। ज्यादातर कार्स में व्हाइट नंबर प्लेट्स होती हैं ब्लैक नंबर के साथ, वो होती है प्राइवेट व्हीकल्स और इन गाड़ियों को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। उसके बाद आती है येलो नंबर प्लेट्स ब्लैक नंबर के साथ, ये होती है कमर्शियल गाड़ियां जैसे की टैक्सी। उसके बाद लेटेस्ट आई है ग्रीन नंबर प्लेट, ये सिग्निफाई करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कमर्शियल हो या प्राइवेट दोनों में ग्रीन नंबर प्लेट्स ही लगती है। ब्लैक नंबर प्लेट्स यूज होती है लग्जरी होटल की व्हीकल्स पर। जिन ब्लैक नंबर प्लेट से ऊपर स्टार्टिंग में अपवर्ड एरो होता है वो रजिस्टर है मिलिट्री और डिफेंस के नाम पर। इन्हें मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ब्लू वाली नंबर प्लेट्स फॉर्मर MSC नाम पर होती है। रेड नंबर प्लेट्स विद व्हाइट नंबर डिनोट करती है टेम्परेरी रजिस्टर नाम पर गाड़ी। और रेड नंबर प्लेट जिसके ऊपर अशोक थंब बना हो वो देश के प्रधानमंत्री या किसी स्टेट के गवर्नर। हॉल के बारे में आज हम लोगों को लगभग चीज पता है, लेकिन ये व्हाइट होल्स क्या होते हैं तो आइए जानते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि हमारे इस ब्रह्मांड में हर चीज का अपोजिट फॉर्म मौजूद है। जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव, लड़का का लड़की, वैसे ही ब्लैक होल का अपोजिट व्हाइट होल्स भी जरूर मौजूद होगा। अगर आसान भाषा में बोले, व्हाइट होल ब्लैक होल का जस्ट अपोजिट है। मतलब जैसे ब्लैक होल सभी चीजों को अपने अंदर खींचता है, वैसे ही व्हाइट होल अपने अंदर से चीजों को बाहर फेंकता है। लेकिन यहाँ सवाल आता है, व्हाइट होल के अंदर चीज जाती कैसे है? क्योंकि चीज जाएगी तभी तो बाहर वापस आएगी। इसी चीज पर वैज्ञानिकों को अनुमान है, ब्लैक होल से जो भी चीज अंदर जाती है वो वार्म होल से होते हुए व्हाइट होल से बाहर निकल जाती है और इसी तरह व्हाइट होल्स काम करता है। वैसे अभी तक वैज्ञानिकों ने असल व्हाइट होल को नहीं ढूंढा है, ये बस एक हाइपोथेसिस। अमेजिंग सा फैक्ट है, बालवीर जो टीवी सीरीज का जो एक्टर है देव जोशी, ये बहुत ही स्पेशल सा काम करने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ये 8 मेंबर का क्रू जो कि स्पेस एक्स के मून ट्रिप पर जाएगा, उस 8 मेंबर में ये भी है। जी हाँ, एलोन मस्क का एक ट्रिप होने वाला है स्पेस एक्स का, जिसमें वो चांद पर लैंड तो नहीं करेंगे लेकिन चांद के चारों तरफ घूम के आएंगे। ये एक मिशन करने जा रहा है स्पेस एक्स। इस आर्टिकल में देखो, इसमें ये बताया गया है कि देव जोशी उनमें से एक है और इसको जापानी बिलियनियर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इस क्रू का नाम दिया गया है डियर मून क्रू। हेलो दोस्त, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई, 2 लड़के मिलकर एक अजीब सा ATM स्कैम कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो पता है? ATM में जा रहे थे, पैसे जब निकल रहा था, पैसे जब निकल जाता है वो ट्रे, उसके बाद वो स्विच ऑफ कर देते थे ATM को और ट्रे को थोड़ा सा धक्का मार देते थे। पैसे निकलने के बाद फिर मशीन तो उसको एरर की तरह रीड करता है ना, फिर वहाँ एरर शो होता था। तो पैसे निकल गए लेकिन फिर वहाँ एरर है, इसलिए कैश निकला है वो रजिस्टर नहीं हुआ और वो बैंक में जाते थे और बोलते थे कि मशीन तो बंद हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है, हमें तो पैसे नहीं मिले। इस तरीके से वो अलग अलग ATM में जाके रिपीट करते थे। इससे कैश तो उनको असली का उसको मिल गया लेकिन मशीन में रजिस्टर नहीं हुआ था, क्योंकि मशीन तो उसको एरर की तरह रीड करता था और मशीन को ऑफ करना प्योरली इलीगल है। लेकिन बाद में ये दोनों पकड़े गए और अभी इनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ये दोनों लड़के हैं जो बीटेक कर रहे थे एक प्राइवेट कॉलेज में। आपको पता है कैमलिन पेस्ट पहले लगभग हर एक चीज इसी से चिपकाई जाती थी, इसके जस्ट अभी भी मिलते हैं। वो अभी भी इस बोतल को देख के याद आ जाती है, लेकिन बाकी ग्लो ने इसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला, इसे सूखने में काफी देर लगती थी और ये काफी ज्यादा लिक्विड भी था, यानी कि कई बार इसकी वजह से पेपर खराब हो जाता था। और इसी के साथ इस ग्लो में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल आती थी, जो कि नॉस्ट्रेलिक तो है लेकिन काफी इरिटेटिंग थी, इसलिए व्हाइट ग्लो ने इस ग्लो को टेक ओवर कर दिया। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज भाई को सपोर्ट करो यार। जियो और एयरटेल, यही दोनों कंपनीज हैं अभी के टाइम पे जो कि 5G को बहुत ही तेजी से फैला रही है। मतलब यही दोनों कंपनी जो कि 5G को ऑफिशियली इंडिया में लार्ज स्केल में पहुंचा रही है। बहुत कोई का क्वेश्चन है, मेरे एरिया में 5G को नहीं पकड़ता है, 5G का टावर आता ही नहीं है, 5G कब आएगा हमारे यहाँ? जियो का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यह कहता है दिसंबर 2023 तक हर एक गाँव, हर एक तहसील, हर एक एरिया इंडिया का 5G को पहुंचा देगी। टावर जो है उसको अपग्रेड कर देगी। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है और आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। एवरी टाउन, एवरी टोलका, एवरी तहसील ऑफ योर कंट्री। अगर भाई आपको एशियन पेंट, ये जो पेंट कंपनी है ना, ये एकदम वर्ल्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। आपको पता है इसका सक्सेस का एक श्रेय एक अजीब सी चीज को जाता है, वो है सुपर कंप्यूटर। एंड आपको यकीन नहीं होगा ये बात कि एशियन पेंट सुपर कंप्यूटर के थ्रू चलता है कि कहाँ पर कौन सा माल का ऑर्डर आने वाला है, किस कलर का। एशियन पेंट लाखों की तादाद पर सप्लाई करती है। अब क्या है कि जब ये शुरू ग्रो होना शुरू हुआ था कंपनी, तो उन्होंने शुरू में ही सुपर कंप्यूटर खरीद लिया था। क्यों? क्योंकि वो उस पर चलता है। प्रेडिक्शन के लिए किया गया था। क्या है कि ऑर्डर इतने आ रहे थे कि संभाली नहीं जा रही थी कब किस कलर का ऑर्डर आ जाए। वो ऑर्डर का जो माल है, जो पेंट है, तो वो रेडी नहीं है, तो कस्टमर को देंगे कहाँ से? तो इसके
सोल्यूशन के लिए किसी एक कस्टमर ने आज एक पेंट ऑर्डर किया, कल वो क्या ऑर्डर कर सकता है अपने दूसरे रूम के लिए, ये एक AI पता चलाता है, सुपर कंप्यूटर पता चलाता है और कंपनी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली पेंट बना के पहले से ही ऑर्डर रख देता है कंप्यूटर की सजेशन पे। इस पेंट इस कलर का ऑर्डर ज्यादा आ सकता है, आप लोग रेडी रख लो। कंप्यूटर बताता है कंपनी को करोड़ों का सुपर कंप्यूटर। एंड वन ऑफ द रीजन है कि ये इतनी जल्दी कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पाई। ये बहुत ही कम ही लोगों को पता है कि IT का टेक्नोलॉजी को यूज करती है कंपनी अपने ग्रोथ को स्टडी रखने के लिए। आज एशियन पेंट वर्ल्ड में से सबसे बड़ी पेंट कंपनी में से एक है। जय हिंद जय भारत। और भाई को सपोर्ट करो यार। 10 रुपए की नोट को प्रिंट करने के लिए RBI को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं 50 रुपए की नोट को प्रिंट करने के लिए 1 रुपये 13 पैसे की कॉस्टिंग आती है। जहां 100 रुपए की नोट की प्रिंटिंग में 1 रुपये 77 पैसे की कॉस्टिंग आती है। वहीं 500 रुपए की नोट को प्रिंट करने के लिए 2 रुपये 29 पैसे की। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉइन्स जो मेटल के बनते हैं, इनकी कॉस्टिंग इंडियन नोट के तुलना में काफी हाई है। 1 रुपये की कॉइन को बनाने की कॉस्टिंग 1 रुपये 11 पैसे है, तो वहीं 5 रुपए की कॉइन को बनाने की कॉस्टिंग 3 रुपये 70 पैसे है। इसके साथ 10 रुपए की कॉइन को बनाने की कॉस्टिंग 5 रुपये 54 पैसे आती है। अब एक सवाल यह भी आता है कि अगर इंडियन कॉइन को बनाने की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा ही है तो सरकार कॉइन बनाती ही क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है कॉइन की लाइफ। जहां एक तरफ इंडियन नोट कुछ टाइम के बाद पुराने होने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद फटने स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉइन भी 100 साल के बाद भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगे हो तो क्या आपको पता है चुटकी सुपारी, 1 रुपये से भी कम में आने वाली चुटकी सुपारी हमारे लिए मस्त ट्यूट होया करती थी। अभी भी ऐसी कई सुपारी पान की दुकान पर मिलती है, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं खरीदता क्योंकि पहले मम्मी को लगता था उस वजह से तम्बाकू की लत लग सकती है और इसे खाने से दांत तो खराब होते ही हैं। यही कारण की वजह से मम्मी बच्चों को ये सब खाने नहीं देती और धीरे धीरे करके सबने इसे खाना ही छोड़ दिया। अब मुश्किल से इसे कोई खरीदता होगा, वो भी सिगरेट पीने के बाद मुंह फ्रेश करने के लिए। वीडियो देख आपको पता है दिवाली के बंदूक, दिवाली आते ही हम इन बंदूकों को लेते हैं और ये पटाखे वाले रोल भी लेते हैं, पर अब तो ये मार्केट में गन ना के बराबर मिलती है और इन पटाखे वाले रोल को कोई खरीदता भी नहीं है क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चों को दिवाली बनाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ये बात है कि दिवाली में पोल्यूशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा पोल्यूशन तो हर रोज चलने वाली कार निकाल देती है, इसलिए थोड़ी बहुत दिवाली बनाने में कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन बच्चों को अब इन पटाखों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें तो बड़े और जोर से फटने वाले पटाखे चाहिए और इसलिए मार्केट से गायब हो गई। आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर, हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग बाहर रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में नहीं जाते। सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं वो गौरव की नगरी अमेरिका में, वहाँ पर 30 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। उसके बाद नाम आता है UAE दुबई का, दुबई में 35 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। और उसके बाद नाम आता है मलेशिया, जहाँ पर 30 लाख से ज्यादा इंडियंस ने घर बना रखा है। और उसके बाद तो आप हैरान ही हो जाओगे सुनकर, उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, जहाँ पर 25 लाख भारतीय रह रहे हैं। कहने को तो ये पड़ोस में बर्मा म्यांमार है, वहाँ पे इतने कलेश और प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी वहाँ पर 20 लाख भारतीयों ने घर बना रखा है। और फिर आता है इंग्लैंड, जहाँ पर रह रहे हैं 19-20 लाख। और फिर आता है लास्ट में कनाडा, जहाँ पे 19-20 लाख भारतीय रह रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया का तो टॉप 10 में नाम भी नहीं आता है। अगर आपको कोई मौका दिया जाए आप किस देश में रहना चाहोगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि पार्ले जी में जी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि जी का मतलब जीनियस, पार्ले जीनियस, लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है। पार्ले जी में जी का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए पार्ले ग्लूकोज, पार्ले जी। फैक्ट नंबर 2, आपको मैं इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिखा रहा हूँ 1947 का। इस चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। शुगर पहले 40 kg पर केजी मिलता था, पटाटो 25 पैसे पर केजी। ऐसे करते करते गाड़ी की कीमत देखो, गाड़ी की कीमत है 2500 रुपए। अब वही 2500 की गाड़ी आती है 3 लाख रुपए की, मतलब लगभग 100 गुना ज्यादा। इसका मतलब जो प्राइस है वो कितना चेंज होता है। इसका मतलब ये भी हुआ अभी जो आने वाला टाइम है इसमें भी बढ़ेगी। अभी से लगभग 100 साल बाद की बात करें, यानी आप जब बूढ़े हो जाओगे, आप जब 80 साल के हो जाओगे, अभी जो सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो उस टाइम वो 10,000 रुपए की हो जाएगी। अभी लोगों का एवरेज इनकम 10 से 15,000 रुपए होता है, तो उस टाइम 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना कॉमन बात हो जाएगी। लेबर को भी 1 लाख रुपए महीना मिलेगा क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो चुकी होगी इन्फ्लेशन के चलते। जब गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर भैया से पूछा गया कि भैया फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, एप्पल हो या फिर अमेजोन हो, ये सारा का सारा कंपनी अमेरिका का क्यों होता है? हमारे इंडिया का लड़का खाली CEO बनता रहेगा, कंपनी का ओनर नहीं बनेगा? तो सुंदर भैया ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया, मजा आ जाएगा। कुछ नया ही बताएंगे और वैल्यू एडिक्शन करके जाएंगे। देखिए हमारे देश में कोई भी बच्चा IIT या IIM लेना चाहता हो, जहाँ से निकलने पर उसका पैकेज सबसे ज्यादा का लग, शायद ही कोई बच्चा या फिर उसके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऐसा कॉलेज ढूंढते हो जहाँ पे जाने के बाद उनका बच्चा अपनी खुद की कंपनी खोल पाए। मतलब बॉटम लाइन ये है, हमारी मानसिकता ही नौकरी करने वाली है। सुंदर भैया ने बताया वहीं अमेरिका में एडमिशन का क्राइटेरिया वो होता है कि किस कॉलेज से बच्चे अपनी कंपनी सबसे ज्यादा खोल पाते हैं, और वहाँ पर किसी का स्टार्टर अगर फ्लॉप भी होता है तो भी उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा होती है। और ये भी रियलिटी है कि 10 में से 9 लोगों का पहला स्टेप फेल हो जाता है और रिस्क लेने की वजह से ही USA के पास सबसे बड़ी कंपनी 70 लाख रुपीस रामवीर सिंह जी का अपना मुनाफा है उनकी अपनी कंपनी विम्पा ऑर्गेनिक से। ये कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है बल्कि 3 मंजिला मकान में सेटअप की गई खेती, जहाँ पर बिना मट्टी और 90% कम पानी से ऑर्गेनिक
फल और सब्जी उगाते हैं। 2009 में रामवीर सिंह जी के फ्रेंड के रिलेटिव को कैंसर हुआ था, जिसका रीजन केमिकल भरा खाना था। ये सुनकर रामवीर सिंह जी ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए रास्ता निकाला। शुरू में उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती की, लेकिन जब ये दुबई गई, वहाँ एक एग्रीकल्चर इवेंट में उन्होंने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना और अपने घर में ही फार्मिंग स्टार्ट कर दी। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट को पीवीसी पाइप में मिट्टी की जगह कोकोपीट को यूज करके उगाया जाता है। पौधों में जाने वाले पानी में 16 तरीके के न्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक वगैरह डाल दिया जाता है, जिससे अच्छी फसल होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, पैसे लगने का डर बहुत ही कम होता है और इसमें केमिकल का भी यूज नहीं होता। रामवीर जी एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कॉमर्शियली बिजनेस सक्सेस। बहुत लोगों को अबू धाबी, दुबई, यूएई का डिफरेंस ही नहीं पता। दुबई जा रहे हैं, अरे अबू धाबी जा रहे हैं, अबे यूएई जा रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप जूम आउट करोगे मैप को तो पूरे को कहेंगे यूएई, ठीक है, और उसमें बड़ा सा पार्ट अबू दुबई का है और वहीं पे दूसरा पार्ट दुबई है। मतलब दुबई और अबू धाबी को मिला दो तब आएगा यूएई। मतलब यूएई जो है पूरा एक संगठन है और उसके अंदर जो आप स्क्रीन को देख रही हो इतने सारे पार्ट्स हैं, अबू धाबी, अजमान, दुबई और बाकी सब। आप लोगों को किस किस को पता थी इसके बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक। आपको तो ये पता ही होगा कि अगर आप दुबई में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की कार रेंट पे मिल जाएंगी। आप रोल्स रॉयल भी पर डे 1.5 लाख रुपए दे के चला सकती हो और सस्ती गाड़ियाँ तो 5,000 पर दिन पर आ सकती है। अब बात यह है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपका इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लेकर जाओगे तो वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। वो आपको अपने नियरेस्ट आरटीओ में जाके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। वो लाइसेंस जिसकी मदद से आप विदेश में भी गाड़ी चला सकते हो। दुबई जैसी जगहों पे आपका जो इंडिया वाला लाइसेंस है उससे लिंक होके मिलता है, लेकिन वो चाहिए होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब दुबई जाने का प्लान हो रहा है, घूमेंगे फिरेंगे और कार रेंट पे लेंगे, लेकिन लाइसेंस तो इंडिया वाला है ना, लेकिन मैंडेटरी है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए ही होता है। जिस भाई बहन का दुबई का प्लान बन रहा है और अगर आप कार रेंट पे लेना चाहोगे तो आपको उसके लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, नहीं तो आप दुबई में कार रेंट पे नहीं ले सकती हो। अगर भाई आपको ये स्कैम चल रहा है आजकल, आपको इसके बारे में अवेयर होना ही चाहिए कि कोई भी अननोन इंसान आपके पास आ रहा है, कह रहा है अरे मुझे कॉल करना है, मेरा फोन खो गया है, मुझे घर पर कॉल करना है या फिर हॉस्पिटल में कॉल करना है, ऐसे करके कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा, आप उसको फोन देते हो। दिक्कत यह है कि फोन लेने के बाद अपना नंबर डायल करता है, लगाता भी है, कॉल सब कुछ नॉर्मली हो रहा होता है, लेकिन आपको ना उसके डायलिंग को देखना चाहिए। क्या है कि आजकल कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपसे फोन लेके वो अपनी तरफ डायल करके कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर ले रहा है। मतलब एक कोड होता है, उसको डालने पर *121 करके होता है। कोड को अगर आप पुट करते हो और एक्टिवेट कर देते हो तो आपका जो भी कॉल है आपके फोन में ना जाके जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग किए हो उस पर चला जाता है। अब यहाँ पे बात यह है कि आपके मन में आएगा कि स्कैम कैसे होता है। ठीक है, मेरा कॉल अगर किसी और के पास फॉरवर्डिंग हो रहा है उसको तो ओटीपी नहीं मिल सकता ना, SMS होगा, लेकिन वो मिल सकता है। बहुत सारे वेबसाइट में आप देखना ओटीपी थ्रू SMS डिफॉल्ट होता है, लेकिन बार बार रिट्राई करने से ओटीपी थ्रू कॉल भी आ जाता है। बहुत सारे वेबसाइट में कॉल के थ्रू रोबोट आपको ओटीपी बोलता है, आप उसे डालने से लॉगिन कर पाते हो। उसके जरिए बैंक अकाउंट के स्कैम किए जा रहे हैं। इसलिए क्या डायल कर रहा है अननोन पर्सन, इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ये कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है एंड आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे खतरनाक वायरस जो कि कोविड-19 के भी बाप है। नंबर 3 दोस्तों, अगर आप 1977 के बाद पैदा हुए तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि इससे 3 साल पहले स्मॉल पॉक्स नाम का वायरस फैला था जिसमें कि इंडिया के लाखों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फाइनली डॉक्टरों ने इसकी वैक्सीन बना ली थी। अगर आपके मम्मी पापा 1970 के बाद टाइम के पैदा हुए हो तो उनके कंधे पर वैक्सीन का निशान जरूर मिल जाएगा। नंबर 2 ये घटना है 1918 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था। उसके तुरंत ही बाद ही पूरी दुनिया में पेन फ्लू नाम से वायरस फैलने लगा। और अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि इसमें दुनिया की फर्स्ट थर्ड पॉपुलेशन अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 50 मिलियन लोगों की जान चली गई। नंबर 1 दोस्तों, आप विश्वास कर सकते हैं कि छोटे छोटे चूहे ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। दरअसल ये बात 1934 की, जब चाइना से कुछ बीमार चूहे जहाज की मदद से यूरोप में पहुंच गए और वहां पहुंचकर इन चूहों ने ब्लैक डेथ नाम से ऐसा वायरस फैलाया जिसका कि उस टाइम पर वैक्सीन ही नहीं मिला, यूरोप की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और कोविड-19 की तरह ये वायरस चाइना से फैला था। सच में चाइना का कुछ तो करना पड़ेगा यारों। व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं, गूगल क्रोम से हम कितनी सारी चीजें सर्च करते हैं। आज इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी मैसेज को कितनी भी आसानी से और कितनी भी जल्दी किसी भी क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों मानो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में सारी दुनिया समाई है। आज इंटरनेट के बिना हमारे जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट कब शुरू हुआ था? इंटरनेट का मालिक कौन है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम नोनेरिया एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। सन 1969 में रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और वो जो समय था ऐसा समय था मनुष्य ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। रशिया में और यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया के सैटेलाइट लॉन्च करते ही यूएसए ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था ARPA। इस एजेंसी ने क्या किया, अलग अलग 4 कंप्यूटर लिए और उनको एक साथ जोड़ा। अलग अलग 4 कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर एक नेटवर्क बनाया। सन 1972 तक ये नेटवर्क के साथ 33,000 तक आसपास तक कंप्यूटर जुड़े। आने
वाले कुछ सालों में और कंप्यूटर इससे जुड़ते गए और ये नेटवर्क विशाल होता गया। हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसी नेटवर्क के जरिए हमारे पास इंटरनेट पहुंचा। दोस्तों, हमारे भारत में सन 1995 में BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में सबसे पहले इंटरनेट लाया गया था, जिसे BSNL में यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में शुरुआत किया गया था। बाद में आइडिया और रिलायंस जैसी कंपनी आई और उन्होंने हमें इंटरनेट की सेवा देनी शुरू की। दोस्तों, काफी सारे लोग ये सोचते हैं सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है। ये बात सही भी है, लेकिन 100% इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए नहीं चलता है। सिर्फ 10% इंटरनेट ऐसा है जो सैटेलाइट के जरिए चलता है। बाकी बचा हुआ 90% इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है। दोस्तों, जो ये 10% सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है, उसे इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर आर्मी इस्तेमाल करती है। बाकी बचा हुआ जो 90% इंटरनेट है जो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये जो 10% सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट है, उसका एक्सेस हमें नहीं मिलता है, उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना पूरी दुनिया में जाल सा फैला है, जिसको समुद्र के अंदर और जमीन के नीचे से फैलाया गया है। दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ये स्टील का ग्लास या प्लास्टिक के पतले लचीले ग्लास समूह होता है। दोस्तों, ये तार इतनी छोटी होती है, इसके तार का नुकसान न पहुंचे, इसलिए तारों पर मेटल की और केमिकल प्रोटेक्टिव की लेयर की जाती है, ताकि जो ओरिजिनल केबल है जो सेफ रहे। क्योंकि देखिए, समुद्र में इतने सारे जहाज चलते हैं, उन जहाजों के लंगर समुद्र में छोड़े जाते हैं, इससे इस केबल के नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। 2008 में ऐसा होने की वजह से इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। बाद में एक टीम बनाई गई, ये टीम इस केबल की निगरानी करती है और इसको मेंटेन करती है। अब दोस्तों, आपको यह भी लग रहा होगा कि हम जो वही इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो तो वायरलेस है, और आप बोल रहे हो कि केबल के जरिए इंटरनेट मिल रहा है। दोस्तों देखिए, जो हमें इंटरनेट जो मिल रहा है, अलग अलग ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टावर से सर्विस से रिसीव कर रहे हैं, जैसे आइडिया, जियो, एयरटेल जैसी कंपनी, और ये केबल उस टावर तक पहुंचती है। इसे 3 पार्ट में हम समझते हैं। 3 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये केबल पूरी दुनिया में बिछाई है। सबसे पहले कंपनी है TR1। इस कंपनी ने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर पूरी दुनिया में बिछाई है। उसके बाद TR2 कंपनी है जिन्होंने इस केबल को पूरे देश में आने के बाद उस देश में फैलाया, और हमारे देश में मेन सेंटर जो मुंबई में है, जो TR1 कंपनी है, उन्होंने मुंबई तक उस केबल को लाया, और TR2 कंपनी ने उस केबल को पूरे भारत में फैलाया। TR3 कंपनी है, उस केबल को अलग अलग IPPS है, उन्होंने टावर तक पहुंचाया, और ये जितने भी टावर्स होते हैं, इंटरनेट हम जहां से रिसीव करते हैं, इसी केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों ब्रॉडबैंड यूज करते हैं घर पर। उसका जो मॉडेम होता है, उसका जो राइटर होता है, वो भी किसी न किसी केबल से ही कनेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, वो एक दूसरी केबल से कनेक्ट है, और केबल के जरिए ही हम तक इंटरनेट पहुंचा है। दोस्तों, काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं आइडिया, जियो, एयरटेल ये कंपनी ही इंटरनेट की मालिक है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट के कहने पर ये कंपनी किसी पार्टिकुलर जगह से इंटरनेट को या किसी वेबसाइट को कुछ समय के लिए बंद कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट को चालू करना या बंद करना इनके भी अंदर नहीं है। और ये इंटरनेट किस किस के जरिए चलता है उसको हम जानते हैं, थोड़ा देखिए। सबसे पहले इनमें कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनके जरिए इंटरनेट चलता है। सबसे पहले IP अथॉरिटीज, दूसरा जो है डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर्स, उसके बाद ब्राउजर जैसे गूगल ब्राउजर जिन पर हम सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को या किसी इंफॉर्मेशन को। हमारे जो डिवाइस जुड़े हैं इंटरनेट से, जैसे हमारा लैपटॉप और हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है। हम सभी के कॉम्बिनेशन से ही सारा ये इंटरनेट चलता है। इंटरनेट पर ना तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इंटरनेट का ना तो कोई ही मालिक है, ना ही इंटरनेट को कोई बंद कर सकता है। दोस्तों, ये इंटरनेट काम कैसे करता है, इसको हम 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा है सर्वर, जहाँ पर सारी चीजें सेव होती है, सारा डेटा सेव होता है। दूसरा जो हिस्सा है वो है ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, जिस पर हम किसी प्रोडक्ट को, सर्विस हो या किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तीसरा जो इंटरनेट हिस्सा है वो है ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आइडिया, जियो, एयरटेल, जियो जैसी कंपनीज। देखिए क्या होता है जब हम किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को गूगल ब्राउज़र में सर्च करते हैं, जो हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये इंटरनेट के प्रोवाइडर के पास जाती है। इंटरनेट प्रोवाइडर इस रिक्वेस्ट को सर्वर पर सर्च करता है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भेजता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस जानकारी को हमारे पास भेजता है।
दोस्तों जो ये प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि कुछ सेकंड में ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है। कभी कभी जो इंटरनेट की स्पीड कभी स्लो होती है, हमें हमारी इंफॉर्मेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने इंटरनेट से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता रहूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसके आगे इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपका छोटा भाई पुरुषोत्तम नौनेरिया आपसे विदा लेता हूं।